कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी फॉर बीपीएससी ऐसे एंड ये जो टॉपिक है बेसिकली सिर्फ टॉपिक और एक ऐसे डिस्कस करने नहीं जा रहा हूँ मैं आज आप लोगों को अब तक जितने ऐसे मैंने डिस्कस किए हैं, अगर आप लोगों ने लगातार उसे फॉलो किया है तो अब आप लोग उतने मैच्योर हो चुके हो कि एक बहुत अच्छा ऐसे फ्रेम कर सकते हो, लिख सकते हो। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए एक पैरामाउंट सी बता रहा हूं कि आपको अपनी ऐसे की जर्नी को यहां तक लेकर के आना है। आज जो मैं ऐसे लिखवा रहा हूं आपको, वह आप लोगों के लिए एक आइकॉन होगा, एक मॉडल होगा कि आप जहां भी आज हैं वहां से आपको बढ़ते बढ़ते इस स्तर तक आना है। तो आज का जो ऐसे है वह सिर्फ एक मॉडल नहीं है, बल्कि आपके लिए क्या है, एक लक्ष्य है कि आपको अपने ऐसे राइटिंग को इंप्रूव करते करते यहां तक आना है। ठीक है, मैं लगातार ऐसे ही टॉपिक्स तो लेके आता ही रहूंगा, बीच बीच में एक ऐसा मॉडल ऐसे भी आपके सामने लाता रहूंगा कि आपको पता लगे कि आपको यहां तक आना है, अपनी जर्नी को यहां तक लेके आना है। ठीक है, अब इसमें एक टॉपिक है, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। एक्चुअली बिहार में एक मिथिला रीजन में मैथिली भाषा का एक लोकोक्ति है। यहां पर लोई का अर्थ होता है प्रतिष्ठा, इज्जत। उतर गई लोई, अगर आपकी प्रतिष्ठा समाप्त हो गई, इज्जत खत्म हो गई तो क्या करेगा, फिर उसके बाद अब कोई क्या कर लेगा। जब प्रतिष्ठा ही नहीं है तो फिर अब आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ठीक है, अब इस पे मुझे निबंध लिखना था। मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं कि जब भी निबंध का स्टार्ट करो, देखो स्टार्ट करने को अगर आकर्षक बनाना है तो हमें क्या करना चाहिए। मैं हर ऐसे में जब स्टार्ट करता हूं तो कोई इंपॉर्टेंट स्टोरी जो कि करंट से लिंक्ड है उसको कनेक्ट करता हूं। आज भी मैंने वही किया है। अभी मैंने देखा कि पिछले कुछ समय से लगातार एक मुद्दा बहुत अधिक चर्चा में है, न्यूज में लगातार बना हुआ है, एंड दिस इज कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज के यहां से कैश मिला है, जला हुआ नोट मिला है। एक और बात, आज का जो ऐसे है इसके मैक्सिमम कंटेंट इंग्लिश में है, लेकिन मैं हिंदी में भी उसको एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए काफ़ी कंफर्टेबल लेक्चर होने वाला है। इसके लिए किसी को वरी करने की जरूरत, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो दिल्ली हाई कोर्ट के जज के यहां से 4 करोड़ के आसपास का जला हुआ कैश मिला है। और यह क्या बताता है कि जस्टिस सिस्टम में फ्लो है, वहां पर भी भ्रष्टाचार है। बहुत सारे ऐसे आरोप पहले से ही लगते आ रहे थे, अब एक जज के यहां से 4 करोड़ के जले हुए नोट मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसी मुद्दे के साथ इसको स्टार्ट करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले, चूंकि जस्टिस सिस्टम में लिमिटेशंस मिली हैं, चुनौतियां मिली हैं, तो मेरे सामने स्टार्ट करने का एक तरीका था कि मुझे न्याय प्रणाली के ऊपर एक शायरी आती थी। और आप लोगों को भी जस्टिस सिस्टम के बारे में बहुत सारे कोटेशन, शायरी, दोहा मिल जाएंगे, तो आप भी यूज करिएगा। तो हिंदी मीडियम वाले अगर बच्चे आप हैं तो शकील जमाली की एक शायरी है, कितने जालिम हैं दुनिया वाले, घर से निकलो तो पता चलता है। कितने जालिम हैं दुनिया वाले, घर से निकलो तो पता चलता है। 2 कदम पर है अदालत, 2 कदम पर है अदालत, लेकिन सोच लो वक्त बड़ा लगता है। तो ये शायरी आप शुरू में लिखेंगे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे चाहे तो इस शायरी से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी जस्टिस सिस्टम पर एक बहुत फेमस कोटेशन है विलियम गैटिस का। विलियम गैटिस ने लिखा है जस्टिस, जस्टिस देकर के वो कहते हैं, यू विल गेट जस्टिस इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, इन दिस वर्ल्ड यू हैव द लॉ। मतलब वो कहते हैं कि न्याय तुम्हें दूसरी दुनिया में मिलेगा, इस दुनिया में तुम्हें सिर्फ कानून मिलेगा। तो ये दिखाता है, दोनों ये शायरी और कोटेशन ये दिखाती हैं कि जस्टिस सिस्टम में कमियां हैं। और तब हम उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके क्या करेंगे, दिल्ली हाई कोर्ट के जज के मुद्दे को एक्सप्लेन करेंगे कि रिसेंटली हाल ही में एक न्यूज काफी पॉपुलर, जो समाचार पत्रों में, न्यूज़पेपर में और सोशल मीडिया और मीडिया में काफी प्रचलित है, चर्चा में चल रहा है, एंड दैट इज कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज के यहां से अराउंड 4 करोड़ ऑफ बर्न्ड कैश फाउंड, 4 करोड़ के आसपास के जले हुए नोट मिले हैं।
अब तो दो मुद्दे हैं इसमें, 4 करोड़ के आसपास के जले हुए नोट मिले हैं। एंड द सेकंड थिंग इज कि उन पर एक्शन क्या हुआ, ही गॉट ट्रांसफर्ड ओनली इन इलाहाबाद हाई कोर्ट। मतलब एक जज के यहां से 4 करोड़ के जले हुए नोट मिले, संभवतः ये भ्रष्टाचार के साक्ष्य हैं, और उस पर एक्शन क्या लिया गया कि सिर्फ उसको ट्रांसफर कर दिया गया। अब वो इस हाई कोर्ट में अब तक फैसला करते थे, अब वो दूसरे हाई कोर्ट में फैसला करेंगे। तो यह क्या दिखाता है कि जस्टिस सिस्टम में फ्लो है। इसी संदर्भ में आप लोगों ने अगर जॉली एलएलबी मूवी देखा होगा तो इतना लिखने के बाद हम पैराग्राफ चेंज करेंगे, और जॉली एलएलबी मूवी में जो जज हैं सुंदरलाल त्रिपाठी, वो लास्ट में एक स्टेटमेंट देते हैं, बहुत फेमस स्टेटमेंट है, अगर आप लोगों ने कभी सुना होगा तो हम क्या करेंगे, पैराग्राफ चेंज करके और इस मूवी को कोट करेंगे, और उसमें जज सुंदरलाल त्रिपाठी का वो स्टेटमेंट कोट करेंगे कि जज कहते हैं, ही स्टेट्स दैट, कि जब भी भारत में गांव में भी दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है तो वो आपस में एक दूसरे से कहते हैं कि मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा, मैं तुम्हें अदालत में देख लूंगा, आई विल सी यू इन द कोर्ट। क्यों? क्योंकि चाहे कोर्ट में कितने भी मुद्दे पेंडिंग हो, कितने वर्षों से मुकदमे पेंडिंग हो, लेकिन अभी भी आम लोगों का न्यायपालिका में भरोसा बना हुआ है। लेकिन कब तक? जजों के यहां से जले हुए नोट मिलेंगे तो वह भरोसा कब तक टिकेगा? तो उसके बाद इस मूवी को कोट करेंगे और फिर उसके बाद सीधे क्या करेंगे, ऐसे से इसको कनेक्ट कर देंगे, कहानी को फिर से वही जज वाली कहानी को एक्सप्लेन करते हुए कि जज की इज्जत गई, सिर्फ जज की इज्जत नहीं गई, बल्कि इसके साथ साथ भारतीय न्यायपालिका प्रणाली की भी प्रतिष्ठा धूमिल हुई। और इंपैक्ट क्या हुआ कि हमारी डेमोक्रेसी पर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया। ये सब हम लिखेंगे लैंग्वेज में, आप लोग लिखिएगा कि न्याय प्रणाली पर कुछ प्रश्न सूचक शब्द लग गए, प्रश्न लग गया कि क्या भारतीय न्याय प्रणाली, वहां पर भ्रष्टाचार और पक्षपातपूर्ण भेदभाव व्यवहार होता है क्या? क्या लोगों का अब न्याय प्रणाली पर भरोसा बना रहेगा क्या? ठीक है। और इसके बाद कनेक्ट करिएगा कि इस घटना से यही बात चरितार्थ होती है, और उसके बाद ऐसे का लाइन कोट करिएगा। ठीक है, कि लोई नहीं रही तो क्या करेगा कोई, अब इज्जत ही नहीं रही तो कोई क्या करेगा, न्यायपालिका की इज्जत समाप्त, क्या करेगा कोई? तो इसको ऐसे हम लोग कनेक्ट करेंगे। उसके बाद आते हैं बॉडी पार्ट की ओर। आज बॉडी पार्ट को मैंने दो तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। एक ब्लो विथ फ्लो, मतलब उसके बाद तुरंत पैराग्राफ चेंज करके हम एक फ्लो में एक नया टॉपिक लेकर के कंटिन्यू कर जाएंगे। एंड द टॉपिक आई हैव चूज़न टुडे इज कि एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति। ये मेरे लिए एक बड़ा स्टेटमेंट, बहुत फेमस स्टेटमेंट है जो मुझे याद आ रहा था, तो मैंने क्या किया, पैराग्राफ चेंज किया और तुरंत औद्योगिक क्रांति के साथ इसको आगे एक्सप्लेन किया। टुडेस मैक्सिमम प्रॉब्लम कैन बी एसोसिएटेड विथ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। आज की अधिकांश समस्याएं औद्योगिक क्रांति की उपज हैं। अब वो उसके बाद आपको क्या करना है, इंडिविजुअल, सोशल, इकोनॉमिकल और एनवायरमेंटल कुछ प्रॉब्लम्स बताने हैं कि व्यक्तिगत स्तर पर औद्योगिक क्रांति का क्या परिणाम हुआ। व्यक्ति के पास इतने उत्पाद आ गए कि वह कार्य करने के बजाय, प्रकृति से जुड़ने के बजाय आराम को पसंद करने लगा। धन की ओर उसकी लालसा बढ़ गई, अति भौतिकता बढ़ गया, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ गया, समाज में व्यक्तिवादिता बढ़ गया, सोशल वैल्यूज घट गई। ये सारी समस्याओं की जड़ क्या है, औद्योगिक क्रांति। अब इसी से जुड़ा हुआ एक फेमस कोट है, पैराग्राफ चेंज करके हम लिखेंगे। अब इसको समझिएगा हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स
वह मानव इतिहास का सबसे अच्छा समय था। इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। यह मानव इतिहास का सबसे बुरा समय भी था। इट वॉज द एज ऑफ विजडम। यह ज्ञान और बुद्धिमत्ता का युग था। इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस। यह मूर्खता का युग भी था। उसके बाद डॉट डॉट दे करके कि अभी आगे और भी बहुत सारी चीजें हैं। इट वॉज द सीजन ऑफ लाइट। यह प्रकाश का समय था। इट वॉज द सीजन ऑफ डार्कनेस। वह अंधकार का दौर भी था। इट वॉज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। यह क्या था? यह औद्योगिक क्रांति था। मतलब औद्योगिक क्रांति को लेकर के चार्ल्स डिकेंस कहते हैं कि औद्योगिक क्रांति क्या है? बेस्ट है। मानव इतिहास का सबसे बेस्ट समय भी है, सबसे वर्स्ट समय भी है, सबसे ज्ञानवर्धक समय भी है, सबसे मूर्खतापूर्ण समय भी है, और फिर प्रकाश का युग भी है और अंधकार का युग भी है। मतलब औद्योगिक क्रांति क्या है? औद्योगिक क्रांति कंट्राडिक्शंस का युग है, विरोधाभास का युग है। और उसके बाद इतना लिखने के बाद फिर ऐसे से इसको कनेक्ट करेंगे कि औद्योगिक क्रांति की जो प्रतिष्ठा थी, औद्योगिक क्रांति ने जिस तरीके से मानव इतिहास को बदल दिया और मनुष्य को आदि मानव से अंतरिक्ष मानव बना दिया। चाक के खोज से, चाक के पहिए से जो यात्रा शुरू हुई थी वह एरोप्लेन तक पहुंच गई। इसके लिए औद्योगिक क्रांति ही जिम्मेदार था। लेकिन उसी औद्योगिक क्रांति ने आज के मनुष्य की सभी समस्याओं का आधार भी प्रस्तुत किया। इट वॉज द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हु was the base of maximum problems of today's world। ठीक है? तो आज औद्योगिक क्रांति को हम उसकी उपलब्धियों के बजाय उसके चुनौतियों और सीमाओं के कारण जानते हैं, और इसीलिए कहा गया है कि क्या जब नहीं बची लोई तो क्या करेगा कोई। अर्थात औद्योगिक क्रांति की प्रतिष्ठा ही नहीं बची तो आज औद्योगिक क्रांति की उपलब्धियों पर गर्व कौन करेगा? क्योंकि औद्योगिक क्रांति ने ही मनुष्य के सामने ऐसी बड़ी बड़ी चुनौतियां पैदा की। आज ग्लोबल वार्मिंग से लेकर के और जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, सबकी जड़ कहीं ना कहीं औद्योगिक क्रांति में है। तो उसकी प्रतिष्ठा इतनी धूमिल हो गई कि आज औद्योगिक क्रांति पर गर्व करने के बजाय मनुष्य उसे एक खौफनाक मंजर के शुरुआत के तौर पर देखता है। ठीक है? फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके और कुछ कंट्राडिक्शंस, समाज में कुछ विरोधाभास हैं, उनकी चर्चा करेंगे। पहला पैराग्राफ में हम चर्चा करेंगे कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म का, पूंजीवाद बनाम समाजवाद। पूंजीवाद और समाजवाद दोनों ने आर्थिक विकास का एक मॉडल दिया और दोनों ने अपने को श्रेष्ठ कहा, लेकिन पूंजीवाद में भी कमियां रही, समाजवाद में भी कमियां रही। पूंजीवाद ने जहां मनुष्य को अति महत्वाकांक्षी, अति भौतिकवादी बना दिया, समाजवाद ने वही व्यक्ति को शासन का गुलाम बना दिया, व्यक्ति के मूल अधिकारों को छीन लिया। तो दोनों अपनी अपनी चुनौतियों को लेकर के, पूंजीवाद ने जहां धन को कुछ ही लोगों के, मुट्ठी भर लोगों के हाथों में संकेंद्रित कर दिया, समाजवाद ने धन को व्यक्ति से छीन करके शासन वर्ग के या सत्ता या शासक के हाथ में संकेंद्रित कर दिया। तो इस तरीके से दोनों मॉडल आए अर्थव्यवस्था के डेवलपमेंट के, और दोनों में चुनौतियां थी, दोनों की प्रतिष्ठा धूमिल हुई। और फिर
भारत ने एक मध्य मार्ग अपनाते हुए मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल इंट्रोड्यूस किया। तो जब दोनों की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही थी, तब भारत ने एक नया रास्ता दिखाया। ठीक है, तो इसको भी कनेक्ट करेंगे। फिर दूसरा आता है कंट्राडिक्शन, इन्वायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट, पर्यावरण बनाम विकास का द्वंद्व। क्या पर्यावरण जरूरी है? बिल्कुल। पर्यावरण के बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि हम स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी में ही जीवित रह सकते हैं। बिना हवा के हम सांस नहीं ले सकते, बिना पानी के हम जीवित नहीं रह सकते। लेकिन क्या डेवलपमेंट को इग्नोर कर दिया जाए? क्या विकास को छोड़ दिया जाए? क्योंकि दुनिया की बहुत बड़ी आबादी गरीबी, भुखमरी से पीड़ित है, क्या उनके लिए कुछ नहीं किया जाए? तो दोनों जरूरी है। विकास और पर्यावरण का द्वंद्व क्यों आया? ऐसा विकास और पर्यावरण का द्वंद्व आया क्यों? क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक क्या है? हमारी जो नेचर को एक्सप्लॉइट करने की टेंडेंसी डेवलप हो गई कि हम नेचर के फ्रेंड से नेचर के ऑनर बनने लगे, मालिक बनने लगे, प्रकृति के मालिक बनने की कोशिश करने लगे। वहीं से सारी समस्याएं शुरू होती हैं। और तभी गांधी जी का वो स्टेटमेंट आता है कि प्रकृति के पास मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सब कुछ है, लेकिन किसी के लालच को पूरा करने के लिए नहीं है। तो मनुष्य ने आवश्यकताएं छोड़ दी और लालच की ओर बढ़ गया, और तभी सारी समस्याएं, जो डेवलपमेंट मॉडल था वो सारी समस्याएं लेकर के आया और पर्यावरण बनाम विकास का द्वंद्व आ गया। तो आज मनुष्य का जो विकास का मॉडल है उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई। क्यों धूमिल हो गई? क्योंकि मनुष्य ने लालच, प्रकृति को अपनी आवश्यकता का वस्तु न समझ करके अपनी लालच की वस्तु समझ लिया और प्रकृति का दुरुपयोग करने लगा। तो विकास के उस नारे की प्रतिष्ठा से खत्म हो गई और अब विकास के साथ साथ पर्यावरण का द्वंद्व भी लोगों के सामने आ गया। तीसरा कंट्राडिक्शन है ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी, परंपरा बनाम आधुनिकता। क्या परंपरा जरूरी है? क्या आधुनिकता और परंपरा एक दूसरे के विरोधी हैं? आर दे अगेंस्ट ऑफ ईच अदर, ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी? जितने भी फेमस साइंटिस्ट हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी एक बार कहा है कि साइंस एंड रिलीजन विल को एग्जिस्ट एंड विल बैलेंस ईच अदर। इसीलिए बीपीएससी ने भी एक निबंध पूछा था, यूपीएससी ने भी ऑलरेडी एक बार पूछ लिया है कि धर्म के बिना विज्ञान अंधा और विज्ञान के बिना धर्म लंगड़ा है। लांगर है और लांगर छय और नांगर छय ऐसे करके बीपीएससी ने भी ऐसा एक पूछा था। तो धर्म और विज्ञान, ट्रेडिशन, परंपरा कहां से आती है? धर्म से। सदियों से चली आ रही जो मान्यताएं हैं वो परंपराएं हैं। ध्यान रखना है कि परंपरा और रूढ़ियां, मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि परंपरा और रूढ़ियों में अंतर होता है। रूढ़ियां जो प्राचीन काल की या पहले की जो मान्यताएं वर्तमान में अप्रासंगिक हैं, यूजलेस हैं, वो रूढ़ियां हैं, और जो यूजफुल हैं वो हमारा ट्रेडिशन है, वो हमारी परंपरा है। तो परंपरा, क्या हमें मॉडर्निटी के नाम पर अपने परंपरा को भूल जाना चाहिए, या मॉडर्न बनने के लिए परंपरा को छोड़ना आवश्यक है? ऐसे दो क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं। इज इट कंपल्सरी टू प्रिजर्व मॉडर्निटी ओनली बाय लिविंग ट्रेडिशंस? नो। तो हमारा उत्तर क्या होगा? नहीं। यह द्वंद्व ही क्यों आया? क्योंकि हमने आधुनिकता का अर्थ ही गलत लगा दिया। रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि विचारों की श्रेष्ठता आधुनिकता है, और हमने आधुनिकता का मतलब क्या मान लिया? हमने आधुनिकता का मतलब मान लिया वेस्टर्नाइजेशन, वेस्टर्न कपड़े पहनना, वेस्टर्न बोली बोलना, वेस्टर्न म्यूजिक सुनना, खूब हाई फाई प्रोफाइल मेंटेन करना, खूब भौतिकता, खूब शो ऑफ करना, यह मॉडर्निटी मान लिया। इंग्लिश बोलना ओनली। जबकि मॉडर्निटी क्या है? मॉडर्निटी विचारों से आती है,
मॉडर्न व्यक्ति विचारों से होता है, पहनावा से नहीं। लेकिन हमने क्या किया, पहनावा को ही मान लिया कि पहनावा जो होता है ना, परंपरागत धोती कुर्ता जो पहने हुए है वह मॉडर्न नहीं है। ओनली सूट बूट वाला व्यक्ति ही मॉडर्न है। जो ट्रेडिशनल हिंदी या फिर तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और स्थानीय भाषा बोल रहा है वो मॉडर्न नहीं है। ओनली इंग्लिश स्पीकिंग पीपल आर वेरी मॉडर्न। तो जब हमने पैमाना गलत बना दिया तब हमारे सामने कंट्राडिक्शंस आ गए, ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी। या तो आप मॉडर्न हो सकते हो आधुनिक पैमाने पर, क्योंकि आधुनिक पैमाना क्या कहता है कि आप सूट बूट पहने हुए हो तो मॉडर्न हो, और जबकि ट्रेडिशन क्या कहता है, परंपरा क्या कहती है कि भाई जो सदियों से आपके पूर्वज जो काम करते आए हैं, जो जरूरी है वो आपको भी करना चाहिए। और मॉडर्निटी कहती है कि नहीं, जो आजकल की मॉडर्निटी है वो क्या कहती है, नहीं, उन बातों को छोड़ोगे तब तुम मॉडर्न बनोगे। आज सिगरेट शराब पियोगे तो मॉडर्न हो। तो ये कंट्राडिक्शन कहां से आया, हमने मॉडर्निटी का परिभाषा ही जब गलत बना दिया, मॉडर्निटी का अर्थ ही कुछ और निकाल दिया। पर्यावरण शोषण मॉडर्निटी है, पर्यावरण के साथ जीने वाला वो परंपरागत ट्रेडिशनल है, वो मॉडर्न नहीं है। जो प्रकृति के साथ रहता है, जनजातीय समूह, अरे वो मॉडर्न नहीं है, वो पिछड़े हैं। मॉडर्न कौन है, जो शहरों में बैठ करके एसी में खूब प्रदूषण करता है, वह मॉडर्न है। तो ये कंट्राडिक्शंस क्यों आया, क्योंकि हमने मॉडर्निटी की जो परिभाषा थी, कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि विचारों में आधुनिकता मॉडर्निटी होती है, उसको छोड़ दिया, तो ये कंट्राडिक्शन आया। फिर द्वंद्व आया, और इसी द्वंद्व को लेकर के हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कि आधुनिकता आज बदनाम हो रही है, उस तरीके से परंपरा को आज बदनाम किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है। तो जब परंपरा बदनाम हो गई तो क्या करेगा कोई, फिर बचेगा क्या, फिर प्रकृति का शोषण, मनुष्य का शोषण, क्योंकि आदर्श परंपरा तो खत्म हो गई। तो इस तरीके से इन तीन कंट्राडिक्शंस को डिस्कस करेंगे, ठीक ठाक पैराग्राफ ले लेंगे लोग। फिर उसके बाद अब आएंगे निबंध से जुड़े हुए डायमेंशंस एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन के साथ। क्या लोई उतर गई तो अब परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति जवाबदेही समाप्त हो जाती है क्या? अगला क्वेश्चन बनाएंगे कि अगर आपकी प्रतिष्ठा समाप्त हो गई, किसी भी कारण से आपकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई, तो क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खत्म हो गई क्या, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति? नहीं। और फिर उसके कुछ एग्जाम्पल्स देंगे, परिवार से जुड़ा हुआ, समाज से जुड़ा हुआ, राष्ट्र से जुड़ा हुआ। फिर उसका अगला फिर एक और क्वेश्चन बनाएंगे, इट कैन बी ब्रॉट बैक। प्रतिष्ठा समाप्त हो गई तो उसका मतलब यह नहीं है कि प्रतिष्ठा हमेशा के लिए समाप्त हो गई, उसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है बाय डूइंग गुड डीड्स, अच्छे कार्यों से, बाय गुड एक्शंस, बाय गुड बिहेवियर, अच्छे कार्यों और अच्छे व्यवहार से अपनी प्रतिष्ठा को दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। फिर इसके भी कुछ एग्जांपल्स देंगे कि कैसे भारतीयों की प्रतिष्ठा पहले बहुत खराब थी ब्रिटिश शासन के दौर में, आजादी के दौर में, आजादी के बाद भी, लेकिन आज का भारत अपनी प्रतिष्ठा को पुनः वापस और विश्व गुरु की उपाधि पाने के लिए तैयार हो चुका है। तो क्यों हुआ? बाय डूइंग गुड डीड्स, हमने अच्छे कार्य किए, प्रगति की, तो आज हमारी प्रतिष्ठा फिर से वैश्विक महाशक्तियों में होने लगी, तुलना होने लगी। तो इस तरीके से इतने सारे डायमेंशंस हमने डिस्कस किए। सारे डायमेंशंस आपको इंटेलेक्चुअल डायमेंशंस हैं, विद्वानों के डायमेंशंस हैं। अगर इस स्तर पर आप अपनी लेखनी को लेके आएंगे तो निबंध में, ऐसे राइटिंग में जब एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा होगा तो ही विल बी वेरी मच सरप्राइज्ड कि ये लड़का हाईली इंटेलेक्चुअल है। एंड यू मस्ट शो योर इंटेलेक्चुअलिटी इन योर ऐसे राइटिंग, बिकॉज ओनली ऐसे राइटिंग हैव दैट मच स्पेस। जीएस के आंसर राइटिंग में आपको अपनी विद्वता दिखाने का बहुत बड़ा मौका नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसे राइटिंग में वो मौका मिल सकता है। अब आते हैं इसको कंक्लूड कैसे करेंगे। तो कंक्लूडिव वर्ड्स के साथ स्टार्ट करेंगे और अंत में टू सम अप, कंक्लूजन इज क्लियर। निष्कर्ष स्पष्ट है, अंत में कह सकते हैं, या निष्कर्ष स्पष्ट है। पहला, द अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ लाइफ। उत्थान और पतन जीवन के अंग हैं,
और सेकेंड, देयर इज ऑलवेज अ पाथ टुवर्ड्स ग्रोथ, और हमेशा प्रगति की ओर बढ़ने का एक रास्ता अवश्य होता है। फिर व्हाट यू आर टुडे इज नॉट इन योर हैंड, आज आप क्या हो अब यह आपके हाथ में नहीं है, नाउ, बट योर फ्यूचर विल बी शेप्ड बाय योर टूडेज डिसीजंस, लेकिन आपका भविष्य आज के आपके निर्णय से निर्धारित होगा। तो ये 3 डायमेंशन हम निष्कर्ष में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद कहेंगे पैराग्राफ चेंज करके कि बृहदारण्य उपनिषद इसी दिशा में यह संदेश देता है, और वो संदेश क्या है इसी से एंड करेंगे। असदो मां सदगमय, हे ईश्वर हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। मृत्योर मां मृतम गमय, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। यहां से एंड कर देंगे कि आज हम लोई मतलब प्रतिष्ठा धूमिल हो चुकी है, आज हम असत्य, अंधकार और मृत्यु के द्वार पर खड़े हैं, हमें कहां लेके चलो, सत्य, प्रकाश और अमरता के द्वार की ओर ले चलो, और इसके साथ एंड कर देंगे। ठीक है, तो ये एक प्लिंथ है। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये सब चीजें बहुत भारी महसूस हो रही होंगी, शायद समझने में भी दिक्कत हो रही होगी, लेकिन एक बात के लिए मैं श्योर कर रहा हूं कि अगर लगातार आप मेरे से जुड़े रहेंगे तो मैं आपको यहां तक लाने का प्रयास करूंगा, एंड वन डे आई विल डेफिनेटली बी सक्सेसफुल इन इट। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।